हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। आज मैंने सवेरे आपको बताया था कि जो OROP-2 का जो गलतियों का पिटारा है उसमें CGDA और PCDA प्रमुख हैं और इन दोनों की वजह से ही वहाँ पर सब कुछ हुआ है। लेकिन आज हमें एक मीटिंग का लेटर मिला जिसका ये रेफरेंस अधिकतर देते हैं 8/4/2022 का, जिसमें ये कहते हैं कि 6200 की पे जो एक्स ग्रुप की है वो 1/1/2016 से होगी और इन्होंने कौन सी तरीका अपनाया, कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई OROP को फिक्स करने में, वो भी है। आज मैंने दो ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, उन्होंने वहाँ कई क्वेश्चंस पूछे हैं लेकिन ये दो क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे थे और अब हमारे पास वो लेटर भी है। अब सबसे पहले मैं इन दो जो क्लैरिफिकेशन है उनके बारे में बात करूंगा और कल में केवल और केवल जो 6200 का एक्स ग्रुप का वो है उसको छठवें वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग में क्या कहा गया है उसके बारे में बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा उसमें ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है सातवें वेतन आयोग में कि ये 1/1/2016 से लागू होगा, या फिर कैबिनेट ने भी कहीं ऐसा नहीं कहा है इसको स्वीकृत करते वक्त कि 1/1/2016 से लागू होगा। केवल और केवल ये DSW, PCD और CGDA की मीटिंग हुई थी। इन लोगों ने वहां पर आपस में चर्चाएं की, बहस की होगी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनको यहां से नुकसान देने के लिए इसको 1/1/2016 से रख दो। ये तो समझ नहीं पाएंगे तो ये बोल दो ये कॉन्सेप्ट ही 1/1/2016 में आया। उस कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे और उसको भी बताएंगे। आज मैं दोनों पे बात करूंगा लेकिन डिटेल में कल मैं 6200 वाले पे कल बात करूंगा। इन्होंने एक पूछा कि केसेज वेयर डाटा इज नॉट अवेलेबल, यानी जिस रैंक में कोई भी व्यक्ति, कोई पेंशन रिटायर नहीं हुआ है 2018 में, उसका डाटा हम कहां से लेंगे। बात तो सही है, रिटायरमेंट होना तो जरूरी है, तभी तो जो 2018 की पेंशन है वो उनको जाएगी, पीछे वालों को निकालेंगे कहां से। अब किस किस का नहीं हो सकता है। 17 साल का सिपाही, 22 साल का नायक, 24 साल का हवलदार, 26 साल का नायक सूबेदार, 28 का सूबेदार और उससे ऊपर सूबेदार मेजर, ये तो है पूरी सर्विस वाले, तो इनका तो डाटा मिल जाएगा। लेकिन कम सर्विस के यदि ये जाते हैं, चाहे तो लो मेडिकल कैटेगरी में जाएं या और किसी कारण से जाएं, लो मेडिकल कैटेगरी होगा, इनवैलिडमेंट में जाएं, तो उनकी पेंशन कहां से आएगी। या फिर उसी कैटेगरी में जो लोग पहले जा चुके उनकी पेंशन कहां से आएगी, तो उसको कैसे सेट किया जाएगा। तो उसको इन्होंने बताया, क्लैरिफिकेशन दिया और ये क्लैरिफिकेशन दिया गया DESW के द्वारा। अब जो क्लैरिफिकेशन DSW ने दिया वो तो बिल्कुल सही था, इस जगह DSW की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने जो पहले वाली OROP यानी OROP-1 में जो तुमने तरीका अपनाया था, जो मेथोडोलॉजी थी, उसी को आप OROP-2 में अपना लीजिए। यहां से बिल्कुल स्पार्क साफ है। DSW यहां दिखाई देता है कि उनका अंदरूनी कोई खेल हो, लेकिन जब आदेश दे दिया PCW को और CGDA को तो उनको यह करना चाहिए था। अब क्या इन्होंने किया या नहीं किया। अब जब हम टेबल देखते हैं JCOOR की तो लगता है कि उनकी जो OROP-2 की फिगर है वो OROP-1 से घट जाती है। यदि इन्होंने वही तरीका अपनाया, वही मेथोडोलॉजी अपनाई थी जो OROP-1 में अपनाई थी, तो फिर OROP-2 में पेंशन कैसे घट गई। इवन 2-2, 2,500, 3-3 हजार रुपए कम हो जाती है। यह कौन सा तरीका था। चलो इनका कम हो गया, फिर यह बताओ कि जो मेजर्स हैं उनका 13 साल के बाद में कोई आपको फिगर नहीं मिलेगी, क्योंकि सबका प्रमोशन हो जाता, टाइम स्केल प्रमोशन है। फिर उनकी फिगर आप कहां से लाए जो 12% सतत उनका इंक्रीमेंट है। वो कौन सी मैथोलॉजी है भाई। मैथोलॉजी उनके लिए हो या हमारे लिए, होनी तो बराबरी चाहिए थी। जब आ ही नहीं रहे लोग, पेंशन ही नहीं जा रहे उस ईयर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब लेफ्टिनेंट और कैप्टन, मेजर 13 साल के बाद, कैप्टन 5 साल के बाद या 4 साल के बाद, लेफ्टिनेंट 2-3 साल के बाद, इनकी सबकी नोशनल पेंशन होगी और उसी तरीके से मैथोलॉजी अपनाई जाएगी जो इन्हें OROP-1 में निकाली थी। तो यह समझ में नहीं आता कि JCOR की पेंशन तो कम हो जाती है और ऑफिसर की पेंशन बढ़ जाती है। यह कौन सा तरीका है। यानी
जो डीएसडब्ल्यू ने से कहा था कि वही तरीका अपनाइए जो वहां अपनाया था, तो इन्होंने वो नहीं अपनाया। अदरवाइज उसको अपनाते और एक पर्टिकुलर रैंक में कोई 2018 में रिटायर नहीं हुआ है तो उसको नुकसान नहीं होता। नुकसान हुआ है केवल उनकी लापरवाही से। और बड़ा ताज्जुब की बात तो यह है, मैंने उनका जो लेटर था वो पढ़ा और उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 21 साल के मेजर की जो पेंशन है वो 21.5 साल में जाकर के 51,700 से 68,550 हो जाए, यानी 17,000 की वृद्धि हो जाए। ऐसा कोई ईएफटी का ऑर्डर भी नहीं था जिसको लागू किया होगा, ऐसा और भी कोई नहीं था। हालांकि वो कहते हैं, जो आप उसमें मेंशन करते हैं, केवल और केवल ओआरओपी का केस जो कोर्ट में चला था, मेजर जनरल सतीन्द्र सिंह सर, उसका रेफरेंस देते हुए ये ओआरओपी देते हैं। अब वो कहां से आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर पीसीडीए ने सीजीडीए से मिलकर इसको नुकसान वाली टेबल जेसीओआर के लिए बनाया। और ये ऐसा मुद्दा है जो हमारे लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं घरों को छोड़ छोड़ करके, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि इस प्रकार की गलती हुई है तो भारत सरकार इसको देखे कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों है कि जब आप मेट्रोलॉजी तुम्हारी जो 2000 ओआरओपी 1 में अपनाई थी और उसी को तुम अपनाते हो ओआरओपी 2 में, तो फिर ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में उनकी फिगर्स कैसे कम हो गई? अब हम आते हैं दूसरी चीज पर। ये कहते हैं, ये क्वेश्चन डाला था सीजीडीए ने और डीएसडब्ल्यू ने क्या जवाब दिया था। 2 rates of group pay in previous OROP, there was a single rate of X group in each rank। एक ही थी, 1400 रुपए थे और तो कोई झगड़ा था ही नहीं। However, in 7CP there are 2 data for 2 rates of X group पे 3600 और 6200 के 2 ग्रुप पे तो होने ही थे और 2 ही बनेंगे। Whether 2 rates of group X tables will be prepared for each rank, क्या 2 टेबलें बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। If both rates of table 3600 और 6200 will be prepared, then it is very difficult to revise pension in every individual belonging to X group demands for higher group pay। इसका मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने पूछा और हर इंडिविजुअल उसके लिए मांगेगा, तो सीजीडीए ने और पीसीडीए ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पढ़ा ही नहीं। हर एक कैसे मांगेगा? वो मांगेगा जिसकी जो क्वालिफिकेशन है इक्विवेलेंट है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, वो मांगेगा। दूसरा कैसे मांग लेगा जब उसकी क्वालिफिकेशन उसके बराबर है ही नहीं? अच्छा, इसका क्लैरिफिकेशन क्या दिया? सेपरेट टेबल्स में बी प्रिपेयर्ड। अब यहां वर्ड मे कर रहे हैं, मस्ट भी नहीं लिख रहे हैं, मे बी प्रिपेयर्ड की जा सकती हैं फॉर बोथ रेट्स ऑफ एक्स ग्रुप ऑफ 3600 और 6200। हाउएवर टेबल्स प्रिपेयर्ड फॉर 6200 में बी एप्लीकेबल फॉर पोस्ट 1/1/2016। 1/1/2016 के बाद में आए हुए के लिए वापस होगी। रिटायरीज एज द कॉन्सेप्ट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2016 इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ 7CPC, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आया था वो 1/1/2016 से आया। पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट 7वें वेतन आयोग ने नहीं लाया है जो 7वें वेतन आयोग में आया हो। उन्होंने डिसाइड करते वक्त कहा है कि जो अप्रोच थी 6वें वेतन आयोग की एक्स ग्रुप के बारे में, उससे हम सहमत हैं और उसी के आधार पर इन्होंने इसको बनाया था। अब इसके बारे में डिटेल तो मैं कल बताऊंगा, केवल और केवल मैं एक्स ग्रुप को ही लूंगा और उस पोर्शन को लूंगा जो आपका 7CPC में है। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं यहां पर इसके बारे में, क्योंकि इस जगह गहराई से इसको पढ़ा ही नहीं गया। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि ऐसा कहीं भी 7वें वेतन आयोग ने नहीं कहा है कि ये 1/1/2016 से होगी, और ना कहीं कैबिनेट मंजूरी करते वक्त यह कहा है कि 1/1/2016 से होगा। यह केवल और केवल एक लापरवाहीपूर्ण पढ़ा गया पैरा है और लापरवाहीपूर्ण लिया गया एक डिसीजन है। अब मैं बताता हूं, तीनों सर्विसेज ने यह कहा 7वें वेतन आयोग से कि 1400 को बढ़ा करके आप 54 या 5600 कर दीजिए, क्योंकि एक्स पे की हमें ज्यादा जरूरत है। उनके जो टेक्निकल ट्रेड्स है उनमें ज्यादा इसकी ज्यादा मतलब मेहनत की जरूरत पड़ती है, और चाहे 5600 कर दो। इसने क्या कहा, 7CPC ने यह कहा कि भाई 6वें वेतन आयोग में जो इसको डिसाइड जब किया गया था तो यह देखा गया जो 4200 के ग्रेड सिविल में इंजीनियरिंग वाले जिस काम को करते हैं उसी को 2800 के ग्रेड वाले करते हैं आर्मी में जेसीओआर। तो इनकी जो ग्रुप पे का डिफरेंस है 1400 रुपए का, 4200 माइनस 2800, उन्होंने 6वें वेतन आयोग में यह डिफरेंस जो है एक्स पे के रूप में दे दिया था। अब क्या हुआ? अब ये कहते हैं कि जब इन तीनों ने यह कहा कि भाई इसका एजुकेशन को बढ़ाया जाए, तो इनके एजुकेशन पर
चर्चा की गई और उसको कंसीडर किया गया। तो इन्होंने ये माना, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये कल मैं जब बताऊंगा ये माना 7CPC के अध्यक्ष साहब ने और उनके मेंबर्स ने यह माना कि जो आर्मी में इस समय एक्स-पे के जो ट्रेड्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में। इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट कर दिया और एजुकेशनल स्टैंडर्ड यह था कि क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE, जिसके पास एक क्वालिफिकेशन होगी और जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का अप्रूव हो IICTE से, उसके बराबर हो, उनको आप 6200 दे दीजिए। यानी तीनों ही सेनाओं की जो क्वालिफिकेशन थी, केवल क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया था, क्योंकि हमारी जब भर्ती होती है नेवी में, एयरफोर्स में, अलग अलग क्वालिफिकेशन से होती है, उन्हीं को एक्स पे देते हैं, लेकिन तीनों की क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया था। ऐसा कहीं नहीं था कि 1/1/2016 से आया था। जो स्टैंडर्डाइज्ड जो फिनोमिना आया, स्टैंडर्डाइज जो प्रोसीजर ने अपनाया था, वो था क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE। जो इसके बराबर है उसको तो दे दो 6200 का, और जो इसके बराबर नहीं है लेकिन एक्स पे ले रहा है उसको दे दो आप 3600 का। भाई इतना सा कहा है और कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि 1/1/2016 से होगा, यहां से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया। और यह डिसाइड करते वक्त 7वें वेतन आयोग ने यह कहा था कि द अप्रोच अडॉप्टेड बाय 6CPC इज एग्रीड टू, यानी जो अप्रोच 6वें वेतन आयोग ने अपनाई थी उससे हम सहमत हैं। और उन्होंने कहा कि जिनके पास क्वालिफिकेशन जो हमने बताई है, ये स्टैंडर्डाइज की है, उसके बराबर है तो 6200 दे दो, और उसके बराबर नहीं है तो आप उसको 3600 दे दो। सीधा सा था, क्योंकि जो वाइड वेरिएशन था एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में भर्ती करते वक्त, वो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इन्होंने 6200 रखा। अब 6200 कहां से आया? ग्रेड पे तो खत्म हो गए 7CPC में, तो कहां से आया? तो 42 का जो ग्रेड पे है 5000 से लेकर 8000 तक, उनकी इनिशियल पे स्टार्ट होती है 35400 से, और 2800 वाले की होती है 29200 से। अब यहां 35400 माइनस 28, 29200 को माइनस जब किया तो ये 62 निकल करके आया। यानी इसमें 62 को निकाला इनिशियल पे से और उसको निकाला इन्होंने ग्रेड पे के डिफरेंस से, बस इतना सही है और कुछ नहीं है। 62 का ग्रेड केवल और केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए तीनों अंगों, तीनों सेनाओं को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल करने के दिया गया है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, और उनको दिया गया तो 2015 में नौकरी कर रहे थे, और जिनके पास ये क्वालिफिकेशन थी उनको दे दिया गया 6200 का, और जिनके पास नहीं थी उनको दे दिया गया 3600 का। बस इतनी सी कहानी थी, और इसको कल मैं डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद हम भारत सरकार को एक लेटर लिखने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को। बस मैं यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।